मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं महासागरीय उच्चावच। महासागरीय उच्चावच किसे कहते हैं, इस विषय के सभी पक्षों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अपने अध्ययन के दौरान। और हम जानेंगे कि हमारे ओशनिक रिलीफ कौन कौन से होते हैं। जब हम उच्चावच की बात करते हैं, महासागरीय उच्चावच की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे ध्यान में आता है कि महासागरों की टोपोग्राफी की यहां बात हो रही है। महासागरीय उच्चावच, जब हम महासागरीय उच्चावच की बात करते हैं, शब्द थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन अगर हम उच्चावच का संधिविच्छेद करें तो हमारे सामने आता है कि महासागरों की ऊंचाई निचाई, इसी को हम कहते हैं महासागरीय उच्चावच, या इसे हम कहते हैं ओशियनिक रीफ। ओशियनिक रिलीफ के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ये हमारे महासागरीय उच्चावच हैं, जिनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं ये जान पाते हैं हमारे महासागरों की ऊंचाई क्या है, हमारे महासागरों की निचाई क्या है, हमारे महासागरों में दरअसल कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। और आप सभी की प्रतियोगी परीक्षा में इससे जो जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम प्रकाश डालते हुए चलेंगे। उन प्रश्नों पर भी संवाद हमारा बिल्कुल स्थापित होगा। तो ऐसे में जब हम महासागरीय उच्चावच की बात करते हैं, तो हम सबके ध्यान में आता है हमारे महासागरों में जो तमाम प्रकार की टोपोग्राफी मौजूद है, उसी का हम लोग यहां पर अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे आपके स्थल पर पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, ये सारी चीजें आपके स्थल पर होती हैं। यही सब भूभौगोलिक संरचनाएं आपके ओशन में भी होती हैं, आपके समुद्र में भी होती हैं। सारी की सारी संरचनाएं जो आपके स्थल पर होती हैं मेरे बच्चों, वही समुद्र में भी होती हैं। ठीक उसी प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी की सारी संरचनाएं जो आप स्थल पर देखते हैं, हमारी प्रकृति ने उन्हें बनाया है, निर्मित किया है, वही सारी संरचनाएं कहीं ना कहीं आपके कहां पर पाई जाती हैं, आपके समुद्रों में भी पाई जाती हैं। तो इस विषय को प्रत्येक विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो जब हम ओशनिक उच्चावच की बात करते हैं, ओशनिक रिलीफ की बात करते हैं, तो ऐसे में ध्यान में आता है हमारे महासागरों में चार प्रकार की प्रमुख संरचनाएं मौजूद हैं। चार प्रकार की प्रमुख संरचनाएं कहीं ना कहीं हमारे महासागरों में मौजूद है, जो हमारे महासागरीय उच्चावच के निर्धारण में अपना योगदान देती हैं, जो हमारे महासागरीय उच्चावच का निर्धारण करती हैं। ये संरचनाएं कहीं ना कहीं हमारे महासागरों के स्वरूप को तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसी के विषय में यहां पर हम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि वास्तव में हमारे महासागरीय उच्चावच क्या होते हैं। ये हमारा महासागर है, और यहां पर कहीं ना कहीं हमारे महासागर में जो जो संरचनाएं पाई जाती हैं, आइए उसे हम क्रमशः देखते हैं और उसके विषय में समझते हैं। तो यहां पर जो हमारा महासागर है, तो जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे ध्यान में आता है कि हमारे महासागरों में ये जल है। ये जल है हमारे महासागरों। ये जल पूरी तरीके से हमारे महासागर में क्या है, मौजूद है, और यहां पर भी जल भरा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे महासागरों में जल भरा हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं, ये हमारे महासागरों की गहराई को बता रहा है, ये रेखा, और ये रेखा हमारे महासागरों के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर हम लोग जब देख रहे हैं महासागरीय उच्चावचन, तो एक बात सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखनी है कि महासागरीय उच्चावच के निर्धारण में ये संरचनाएं बेहद ही क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहां पर इन्हीं संरचनाओं के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे और जानेंगे, समझेंगे
ये हमारे दरअसल महासागरीय उच्चावच क्या होते हैं। तो यहां पर हम लोग जब देख रहे हैं तो ये संरचनाएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली संरचना जो हमारी होती है उसे हम लोग कहते हैं महाद्वीपी महाद्वीपी मग्न तट। ये हमारा तट है। और फिर अगली जो हमारी संरचना होती है या इसे हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से इसे हम जानते हैं। हमारी अगली संरचना जो हमारे महासागर में होती है उसे हम जानते हैं महाद्वीपी मग्न ढाल। ये हमारा ढाल है या इसे हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और यहां पर कहीं ना कहीं जो हमारा ये समतल एरिया आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं गहन सागरीय मैदान। इसे हम कहते हैं गहन सागरीय मैदान या इसे हम कह सकते हैं ओशनिक प्लेन। और ये हमारे होते हैं कहीं ना कहीं कटक। और ये हमारे इसी मैदानों में मौजूद होते हैं गुयाट। और यहां पर हमारा होता है महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त या फिर हम कह सकते हैं इसे ओशनिक ट्रेंच। इस तरीके की ये संरचनाएं हमारे महासागरों में मौजूद होती हैं। प्रमुख तौर पर जब हम महासागरों की बात करते हैं तो हमारे महासागरों में जैसे हमारे पृथ्वी पर पठार है, पर्वत है, मैदान है, वही सारी की सारी संरचनाएं हमारे महासागरों में भी पाई जाती हैं। सभी संरचनाएं हमारे महासागरों में मौजूद होती हैं। तो ये बात प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान में रहना है। जो हमारे महासागरों में हमारी पहली संरचना होती है महासागरीय उच्चावचन की दृष्टिकोण से, वो हमारी पहली संरचना जब हम देखते हैं तो हमारे महासागरीय मग्न तट आते हैं। जैसे दुनिया के हम किसी भी जल बॉडी के पास अगर जाएं तो सबसे पहले हमें वहां के तटों से हमारी मुलाकात होती है। हमें सबसे पहले कौन सी संरचना मिलती है? तो तट मिलते हैं। तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम किसी भी जल बॉडी के पास अगर जाते हैं तो हमारी जो पहली संरचना हमसे संवाद करती है या हमसे मिलती है वो हमारी पहली संरचना कौन सी है? महासागरीय तट। महासागरों में देखेंगे तट, नदियों में जाएंगे तो नदियों का तट। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं महासागरीय तट। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और यह संरचना हमारे स्थल भाग को हमारे समुद्र भाग से जोड़ने का काम करती है। हमारे स्थल भाग को हमारे समुद्र भाग से जोड़ने का काम करती है। तो इस विषय को प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। हमारे स्थल भाग को जोड़ने का काम करती है। और यहीं पर हमारे जो महासागरीय मग्न तट होते हैं, यहीं पर हमारे सारे के सारे बंदरगाह स्थित होते हैं। सारी की सारी नदियां जो आकर के समुद्रों में मिलती हैं वो कहीं ना कहीं आपके महाद्वीपीय मग्न तटों पर आकर के मिलती हैं। तो ये विषय सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी भी कंफ्यूजन के साथ नहीं। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो हम महासागरीय ओशनिक शेल्फ देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख रहे हैं, यहीं पर हमारी नदियां
चाहे डेल्टा का निर्माण करना हो, ये सभी संरचनाएं कहीं ना कहीं यहां पर क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। और इसकी गहराई की अगर हम बात करें तो इसकी गहराई आपकी होती है 200 मीटर तक। 200 मीटर तक इसकी गहराई होती है, तो इस विषय को ध्यान में रखना है। 200 मीटर तक इसकी गहराई होती है, और फिर 0 से 200 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। और फिर अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान में आता है कि ये हमारे 200 मीटर क्या होते हैं, गहरे होते हैं। और ये जो इनका कोणीय झुकाव होता है 1 अंश से लेकर के 3 अंश तक होता है। 1 अंश से लेकर के कितने अंश, 3 अंश तक इनका कोणीय झुकाव होता है। और नदियां अपने जल को ला करके यहीं पर क्या करती हैं, गिराती हैं। स्थल और समुद्र भाग को जोड़ने का काम अगर हमारी कोई समुद्र में मौजूद संरचना करती है तो महाद्वीपीय मग्न तट है, जो जोड़ती है दोनों तटों को। दुनिया के बड़े बड़े जो भी मछली उत्पादन के केंद्र हैं वो सारे के सारे कहां पर पाए जाते हैं, इसी एरिया में पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में पाए जाते हैं। वहीं पर सारी की सारी मछलियों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये हमारे ओशनिक सेल्फ क्या चीज होते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो यहां पर नदियां अपने साथ लाए गए मलबे को इकट्ठा करती हैं। इसी कारण से जो भी जीव जंतु यहां पर मौजूद होते हैं वो सभी लोग यहां पर अपने खाने की तलाश में गहन सागरीय मैदानों से भी इस तट की तरफ आते हैं। कई कई तट हमारे इतने उथले होते हैं कि उसमें कहीं कहीं नौ परिवहन संभव नहीं है। कई कई महासागरों में हमारे ये सेल्फ काफी गहरे होते हैं जहां नौ परिवहन आसानी से किया जा सकता है, और वहां पर बंदरगाहों का भी विकास उच्चतम पैमाने पर होता है। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो आपको प्रश्न आ सकता है कि हमारे महासागर और महाद्वीप को जोड़ने वाली कौन सी सामुद्रिक संरचना है निम्न में से। तो आपको विकल्प में दिया रहेगा गहन सागरीय मैदान, दूसरे विकल्प में दिया रहेगा ट्रेंच खाइयां, और तीसरे विकल्प में दिया रहेगा कटक या गुयाट, और चौथे विकल्प में आपको दिया रहेगा कहीं न कहीं आपके महाद्वीपीय मग्न तट। तो आप अपने विवेक के अनुसार बताएं कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो कहीं न कहीं हमें महाद्वीपीय मग्न तट की दिशा में, अपने करेक्ट आंसर की दिशा में जाना है, उसके पक्ष में जाना है। यह तभी हो सकता है जब इसको आप बहुविध सभी आयामों से अध्ययन करके और समझ रखा है। और फिर हमारी समुद्र की अगली संरचना जो हमारी मौजूद होती है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ या स्लोप। हमारे समुद्र की सबसे तीक्ष्ण कगार लिए हुए हमारी संरचना होती है। इसका जैसा कि शब्द से यह स्पष्ट हो रहा है, यह ढाल है, ढाल। तो इसी कारण से इसका कोणीय झुकाव सर्वाधिक होता है। 5 अंश का कोणीय झुकाव होता है इसका। 3 अंश से लेकर के 5 अंश हमारे तट का जो झुकाव था वो 3 अंश था। 1 अंश से 3 अंश इस प्रकार से था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्लोप का जो झुकाव होता है इस तरीके से। तो यहां पर इसका कोणीय झुकाव कहीं ना कहीं 5 अंश होता है। और हमारे ढालों पर जो भी तट के द्वारा, नदियों के द्वारा लाया गया मलबा है, गाद है, वो जब हमारे तटों पर लाया जाता है, अगर तटों से फिसला तो हमारे ढालों पर वो रुकने वाला नहीं है। वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं अगर यहां से फिसल गया तो हमारे ओशनिक प्लेन में आ जाता है। इसका आगमन कहीं ना कहीं आपके ओशनिक प्लेन में आ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हुई
कि यहाँ की मिट्टी जो हमारी होगी वो ज्यादा उपजाऊपन लिए नहीं होगी, इसमें ज्यादा उपजाऊपन नहीं होगा। और इसका ढाल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अत्यंत तीक्ष्ण होने के कारण यहां पर वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाएगा, यहां पर वनस्पतियों का क्रम विकसित नहीं हो पाएगा। अगर यहां वनस्पतियां पाई भी जाएंगी तो बहुत छोटी छोटी वनस्पतियां कायिक रूप से यहां पर उगी होंगी शैवाल के रूप में, लेकिन बड़ी बड़ी वनस्पतियों का क्रम यहां पर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उनको टिकने के लिए क्या चाहिए, आधार चाहिए, जो कि यहां पर मौजूद नहीं है। और हम लोग देखते हैं जब इसकी गहराई की हम बात करते हैं तब यहां पर ध्यान में आता है हमारी इस संरचना की जो गहराई होती है वो आपके 200 मीटर से लेकर के कहीं ना कहीं 2000 मीटर तक पाई जाती है। हमारी संरचना की गहराई 200 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक, यह संरचना हमारी समुद्रों में, समस्त समुद्रों का यहां पर आपको बताया जा रहा है, 2000 मीटर तक यह होती है। और इसका कोड़ी झुकाव अत्यंत तीक्ष्ण होता है, जिसके कारण यहां पर पाई जाने वाली जैव विविधता अत्यंत कम होगी, अत्यंत कम होगी। तो यहां पर जैव विविधता क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। इस विषय को ध्यान में रखना है। जब मैं कहता हूं जैव विविधता तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज। नंबर ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज इसका मतलब होता है कि पेड़ पौधों की संख्या यहां पर क्या पाई जाती है और जीवों की संख्या कम पाई जाती है, अर्थात वनस्पतियों और पेड़ पौधों की संख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो यह बात ध्यान में रखना है प्रिय विद्यार्थियों। यहां पर जब हम देखते हैं हमारी अगली सामुद्रिक संरचना जो हमारी होती है वो हमारी एक गहन सागरी मैदान, ये हमारा गहन सागरी मैदान है, गहरा है पूरा, और इस तरीके से हमारा ये गहन सागरी मैदान होता है। हमारा गहन सागरी मैदान की जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है इसका 2000 मीटर से लेकर के, इसकी गहराई की अगर हम बात करें 2000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक होता है, 6000 मीटर तक इसकी गहराई होती है। और यह हमारी सामुद्रिक संरचना, इसका कोणीय झुकाव जो होता है मात्र 1 अंश होता है, मात्र 1 अंश इसका कोणीय झुकाव होता है, मात्र 1 अंश इसका कोणीय झुकाव होता है। तो इस विषय को ध्यान में रखना है, सभी विद्यार्थी को इस विषय को ध्यान में रखना है। दरअसल यहां से प्रश्न भी आ चुका है, हमारे समुद्र की कौन सी ऐसी संरचना है जिसका कोणीय झुकाव अत्यंत निम्न होता है। तो ऐसे में हमारे सामने विकल्प आता है हमारे महासागरी मैदान, और आपको विकल्प में दिया रहेगा महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल ओशनिक शेल्फ, और फिर यहां पर दिया रहेगा आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कहीं ना कहीं ओशनिक ट्रेंच दिया रहेगा विकल्प में। लेकिन हमेशा हमें अपने करेक्ट नॉलेज से करेक्ट विकल्प को चुनना है। तो जब हम नॉलेज को करेक्ट रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सही विकल्प की दिशा में मूव कर पाएंगे। तो हमारे महासागरी प्लेन जो होते हैं, ओशनिक प्लेन जो होते हैं, उसका कोणीय झुकाव अत्यंत निम्न होता है, मात्र 1 अंश ऐसे हल्का सा झुका होता है, ऐसे हल्का सा ऐसे झुका होता है 1 अंश। अर्थात हमारे महासागरी प्लेन जो होते हैं उनका कोणीय झुकाव अत्यंत निम्न होता है। इस विषय को सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में ले लेना चाहिए कि हमारे ओशनिक प्लेन जो होते हैं उनका कोणीय झुकाव अत्यंत निम्न होता है, मात्र 1 अंश का कोणीय झुकाव होता है। अर्थात हम निष्कर्षतः अगर कहें कि हमारे ओशनिक प्लेन औसतन समतल होते हैं तो यह कोई गलत विषय या अतिशयोक्ति नहीं होगा, होते ही हैं। हमारे ओशनिक प्लेन
क्या होते? औसतन समतल, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। एक बात हम सबको ध्यान में रखनी है, हमारे गहन सागरी मैदानों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। ये जो आपके गहन सागरी मैदान हैं, इन्हें कहा जाता है समुद्र का वर्षा वन। समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, या फिर इन्हें कह सकते हैं आप महासागरीय वर्षा वन, या समुद्र के वर्षा के वन कहा जाता है इनको। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे मैदानों को समुद्र का वर्षा वन क्यों कहते हैं, क्यों ऐसी उपमा देखते हैं। जब हम कारण कार्य की तलाश करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है कि हमारी इस संरचना को वर्षा वन क्यों कहा जाता है। माना कि ये हमारी पृथ्वी है, आप सभी लोग जानते हैं कि इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के ठीक नीचे वाला भाग कहीं ना कहीं आपका क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। और आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा सूर्य है। तो जब हम इंसोलेशन की बात करते हैं, सूर्यातप की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्वाधिक इंसोलेशन हमारी विषुवत रेखा के आसपास के एरिया में प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष के अधिकांश समय बिल्कुल सीधा पड़ती है। बिल्कुल सीधा पड़ने के कारण कहीं ना कहीं हमारी विषुवत रेखा के आसपास के एरिया में सर्वाधिक इंसुलेशन प्राप्त होता है, सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा सूर्यातप प्राप्त करने वाला एरिया यह होता है। तो यहां पर हम सूर्यातप सबसे ज्यादा प्राप्त करते हैं। इसी कारण से विषुवत रेखा पर एक वर्षा का प्रारूप है संवहनी वर्षा। वर्षा के तीन प्रारूप हैं। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी वर्षा होगी तो इन तीनों प्रारूप से ही वर्षा होती है, इन तीन तरीकों से ही वर्षा होती है। उससे इतर कोई फार्मूला और तरीका मौजूद नहीं है। या तो हमारी वर्षा होगी संवहनी वर्षा, और या तो हमारी वर्षा होगी पर्वतीय वर्षा, माउंटेन रेनफॉल, या हमारी वर्षा होगी चक्रवाती वर्षा, जिसे हम कहते हैं स्लाइकोनिक रेनफॉल। तो ये तीन तरीके ही हैं हमारी वर्षा के होने पर, साइक्लोन बनने से, चक्रवात बनने से। तो यहां पर जो हमारा वर्षा का प्रारूप है वो कन्वेंशनल रेनफॉल है, संवहनी वर्षा है। जब सूर्यातप यहां पर ज्यादा पड़ता है तो यहां पर सूर्य की किरणें कहां पर जाती है? ऊपर जाती हैं, उठ करके ऊपर जाती हैं। और सूर्य का तापमान 11 बजे तक सबसे ज्यादा हो जाता है। इस कारण से कहीं ना कहीं 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक यहां पर संवहनी धाराएं, जल का जलवाष्प में सूर्य के प्रकाश के कारण जलवाष्प में बदल करके ऊपर जाना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। तो यहां पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र होती है, अत्यंत तीव्र होती है, जिसके कारण यहां की सारी जलवाष्प, सारी की सारी जल कहां पर जा रहे हैं? गैस में बदल जा रहे हैं। ऊष्मा ग्रहण करके, ऊर्जा ग्रहण करके, किससे? सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके वो ऊपर जाते हैं, तैरते हैं आसमान में। और इस प्रकार से जब सूर्य का तापमान स्थिर होता है, सूर्यास्त अपनी दिशा में सूर्यास्त होने लगता है, सूर्योदय, सूर्यदेव अस्ताचलगामी हो जाते हैं, जाने लगते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं इस विषुवत रेखी एरिया में जो वाष्पोत्सर्जन हुआ है, ये सभी बूंदें संघनित होकर के यहां पर पर डे सायं 4 बजे वर्षा के कारक के रूप में हमारे सामने आती है, वर्षा कराती है। व्यापक पैमाने पर वर्षा के कारक के रूप में हमारे सामने आती हैं, जिसे हम कहते हैं संवहनी वर्षा। तो यहां पर जब हम वर्षा प्राप्त करते हैं, उसकी मात्रा अत्यंत अधिक है। प्रतिदिन यहां पर वर्षा होती है, और प्रतिदिन यहां पर वर्षा होने के कारण यहां पर कहीं ना कहीं क्या पाई जाएंगी? बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाएंगी। यहां पर बहुत सारी वनस्पति जीवजंतु पाए जाते हैं।
बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं, चाहे आपका अमेजन का वन हो या फिर इंडोनेशिया का वन हो, जो भी विषुवत रेखा के आसपास का एरिया है वहां पर वन बहुत सघन पाए जाते हैं। इन वनों को हम कहते हैं विषुवत रेखी वन। इन वनों को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखी वन कहते हैं। इन वनों को हम कहते हैं विषुवत रेखी वन। इन्हें हम कहते हैं विषुवत रेखी वन, और ये बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। यहां की जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। जब मैं कहता हूं बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता, तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्लांट एंड स्पीसीज। यहां पर जीव जंतुओं की अधिकांश संख्या पाई जाती है। ज्यादा संख्या में पाए जाने के कारण इसे दुनिया का हंटिंग प्लेस भी कहते हैं। और ये विषुवत रेखा का जो अमेजन का इलाका होता है, इसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला ये एरिया है, ये क्षेत्र है, इसीलिए इसे हम दुनिया का फेफड़ा कहते हैं। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को नॉट एनी कंफ्यूजन, किसी भी संदेह के साथ नहीं, क्योंकि संस्यात विनश्यति, संदेह विनाश का कारण होता है, तो यहां पर यह बात ध्यान में रखनी है। ये विषुवत रेखा पर जिस प्रकार से सघन वन पाए जाते हैं, उसी तरीके से यहां जमीन समतल होने की वजह से इन वनों की तुलना यहां पर भी खूब ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यहां पर भी जैव विविधता क्या पाई जाती है? बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसी कारण से इसकी तुलना कहीं ना कहीं विषुवत रेखी वनों से की जाती है। इसी कारण से हम इसे कहते हैं समुद्र का वर्षा वन। यह हमारे समुद्र का वर्षा वन है, क्योंकि विषुवत रेखा में वर्षा के कारण यहां पर वनों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। इसीलिए विषुवत रेखी वनों से तुलना किसकी की जाती है? आपके गहन मैदानों में पाए जाने वाले वनस्पति जीव जगत से की जाती है। इसीलिए हम समुद्र के हमारे जो प्लेन होते हैं, वो हमारे पौधों के ग्रो करने के लिए, हमारे जीव जंतु, समुद्री जीव जंतुओं के विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। इसी कारण से इन वनों की तुलना किससे की जाती है? यहां की जैव विविधता की तुलना, यहां की बायोडायवर्सिटी की तुलना अगर पृथ्वी का कोई भाग कर सकता है या उससे की जाती है, तो यह हमारे विषुवत रेखी वन है, हमारे विषुवत रेखी वन है। विषुवत रेखी सदाबहार वनों से की जा सकती है, तो इस कारण से इसे कहा जाता है समुद्र का वर्षा वन, ओशनिक रेन फॉरेस्ट। और यहां पर कहीं ना कहीं हमारे महासागरों में जितने भी प्रकार के हमारे जीव जंतु होते हैं, सभी लोग अपने आवास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो कहीं ना कहीं यहां पर सभी लोग अपने आवास बनाएंगे। सभी जीव जंतुओं का आवास आपके कहीं ना कहीं यहीं पर देखने को मिलता है, गहन सागरी मैदानों में, क्योंकि गहन सागरी मैदानों में औसतन समुद्र का जल स्थिर होता है, समुद्र के जल में अस्थायित्व होता है, और अस्थायित्व ही आवास के लिए प्रथम आवश्यकता है। हम उसी स्थानों पर आवास बनाते हैं जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से अस्थायित्व हो, जहां पर भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, ऐसे स्थानों को हम अपने आवास के निर्माण के लिए चयनित नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सामुद्रिक संरचना में जब आप देखेंगे यही बात, इस बात की पड़ताल अगर सामुद्रिक संरचना में करना चाहेंगे, तो सबसे ज्यादा स्थिरतम एरिया अगर हमारा समुद्र में कोई है, तो यही हमारी ओशनिक प्लेन है। इसी कारण से सभी जीव जंतु अपने विश्राम के लिए, अपने आराम के लिए अगर किसी एरिया का चयन करते हैं, अगर किसी इलाके का चयन करते हैं, किसी क्षेत्र का चयन करते हैं, तो वो हमारा क्षेत्र क्या होता है? वो हमारा क्षेत्र होता है आपका ये गहन सागरी मैदान। इन्हीं गहन सागरी मैदानों में समस्त जीव जंतु आपके रहते हैं। सभी प्रकार के जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं, सभी अपने आवास बनाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे जीव जंतु कहां पर ज्यादा रहते हैं, तो गहन सागरी मैदान। अपने प्रजनन के लिए, अपने संतानोत्पत्ति के लिए, अपने प्रजाति के विकास के लिए किस स्थान का चयन करते हैं? तो कहीं ना कहीं अपने प्रजनन के लिए हमारे समुद्री जीव जंतु गहन सागरी मैदानों का चयन करते हैं।
क्योंकि सभी जंतुओं में, सभी जीवों में अपनी प्रजाति को बढ़ाने की प्रबलतम इच्छा होती है। तो हमारे समुद्री जीव जंतुओं में भी अपनी प्रजाति को बढ़ाने की प्रबलतम इच्छा मौजूद होती है। इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारे समुद्री जीव जंतु अपने जो बनाते हैं आवास, अपने प्रजनन के लिए अगर किसी क्षेत्र का चुनाव करते हैं, तो ये कौन है? ये हमारे गहन सागरीय मैदान है। और फिर इन्हीं गहन सागरीय मैदानों में ये बड़ी संरचना जब बाहर निकल जाती है, इस प्रकार से पर्वत के रूप में, जिसे हम कटक कहते हैं, तो इस प्रकार से हमारे कटक, पर्वत, गुयाट जैसी सामुद्रिक संरचनाएं हमारे मैदानों में ही पाई जाती है। और इनका जो आपका कहीं ना कहीं गुयाट होता है, ये आप देखिए, ये पठारों की भांति होता है, ऊपर समतल या सपाट होता है। इनकी मात्रा कहीं ना कहीं 1% पाई जाती है। ये हमारे गहन सागरीय मैदानों में ही पाए जाते हैं। 75.9% सामुद्रिक संरचना का आपके गहन सागरीय मैदान पाए जाते हैं। एक बड़ा क्षेत्रफल कहीं ना कहीं गहन सागरीय मैदानों के पक्ष में आता है। 75.9 लगभग 76% तक का आपकी गहन सागरीय मैदान है। और फिर हम यहां पर देखते हैं 8 पॉइंट, तो हमें ध्यान में आता है 8.6%, 8.6% आपके क्या पाए जाते हैं? 8.6% आपके पाए जाते हैं। 8.6% जो मात्रा पाई जाती है आपकी किसकी पाई जाती है? महाद्वीपीय मग्न तटों की, सेल्फ की। और फिर यहां पर आप देखें तो कहीं ना कहीं 8.5% तक के आपके क्या पाए जाते हैं? 8.5% तक के आपके क्या पाए जाते हैं? ढाल पाए जाते हैं। समस्त सामुद्रिक संरचना का इतना परसेंट एरिया ये सभी लोग क्या करते हैं? कवर करते हैं। तो यहां पर हम जब देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई संरचना पाई जाती है 75.9% तक की पाई जाती है, तो हमारे गहन सागरीय क्या है? मैदान है। और उन्हीं मैदानों पर ये कटक और गुयाट स्थित है। अगली हमारी सामुद्रिक संरचना जो होती है उसे हम कहते हैं महासागरीय ट्रेंच, या कहते हैं महासागरीय गर्त। ये हमारे महासागरीय गर्त हैं या खाइयां हैं। ये हमारे समुद्र की सबसे गहरी संरचना के रूप में नोटिफाइड किए जाते हैं। प्रशांत महासागर में पाए जाने वाला ट्रेंच, जिसे हम मेरियाना ट्रेंच कहते हैं, 11,022 मीटर गहरा है। दुनिया में समुद्र में सबसे गहरा स्थान प्रशांत सागर का मेरियाना ट्रेंच है। तो इस विषय को ध्यान में रखना है। तो हमारे ट्रेंच की गहराई की अगर औसत गहराई की बात करें तो यहां पर बात आता है 10,000 मीटर तक इसकी गहराई मानी गई है। 6,000 मीटर से लेकर 10,000 मीटर तक हमारी समुद्र की कोई संरचना पाई जाती है तो उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? महासागरीय ट्रेंच कहते हैं। यहां पर सूर्य प्रकाश नहीं जाने की वजह से, इस कारण से कहीं ना कहीं यहां पर वनस्पति और इस सब का विकास नहीं हो पाता है, अत्यंत गहरे होने की वजह से। तो इस विषय को यहां पर ध्यान में रखना है। ये हमारे महासागरीय गर्त हैं। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो आज हमने अपनी क्लास में देखा कि हमारे समुद्र में कौन कौन सी संरचनाएं मौजूद होती हैं। ये कटक ही हमारे क्या हो जाते हैं? कभी कभी द्वीप में तब्दील हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इसी पर सब लोग रहते हैं। और फिर गुयाट सामुद्रिक इकोनॉमी के, सामुद्रिक अर्थव्यवस्था है ये, उस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि मानव ने अपनी पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों का से उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। इसीलिए अब एक नवीन कॉन्सेप्ट चला है, ओशनिक इकोनॉमी। तो ओशनिक इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो ये गुयाट काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तरीके से हमारे स्थल पर हमारे पठारों से बहुत सारे खनिज संसाधन निकलते हैं, वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं हमारे गुयाटों में भी बहुत सारे खनिज संसाधन छिपे हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस विषय को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आज सी फूड का कॉन्सेप्ट है। सी फूड तो कहीं ना कहीं हमारे समुद्रों को हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं हम अपने पारतंत्र को नष्ट नहीं कर सकते हैं, हम अपने इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें समुद्रों को बचा करके रखना है, यहाँ के पारतंत्र को सुरक्षित करके रखना है, यहाँ पर मौजूद व्यवस्था को पूरी तरीके से अच्छा रखना है। तो हम लोग आइए एक बार और देखते हैं हमारे महासागरीय मग्न तट, ये भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भी तेल कुएं पाए जाते हैं, लगभग ज्यादातर तेल कुएं कहां पर पाए जाते हैं, आपके इन्हीं तटों पर पाए जाते हैं। मुंबई हाई जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तटों पर ही है, मग्न तटों पर। इस तरीके से हमारे तेल की आपूर्ति के लिए, पेट्रोलियम की आपूर्ति के लिए ये हमारे समुद्री तट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमारे स्थल और समुद्र के को जोड़ने का काम करते हैं। नदियां अपने डेल्टा और एस्चुअरी का निर्माण इन्हीं तटों पर करती हैं, या यूं कहा जाए कि नदियां अपने मुहाने इन्हीं तटों पर बनाती हैं, इन्हीं तटों पर बनाती हैं। और फिर जो भी मत्स्य इकोनॉमी है, आपकी मछली पकड़ने की अर्थव्यवस्था है, वो ज्यादातर यहीं पर संपन्न की जाती है। कहां पर? आपके तटों पर ज्यादातर संपन्न की जाती है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी थोड़ा इंप्रूव हो गई है, अच्छी टेक्नोलॉजी है आपके पास, और भारत के पास तो दक्षिणी एशिया में खास तौर पर अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस कारण से आपके यहां डीप फिशरीज की जा रही है। आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप गहरे समुद्र में भी जाकर के मछलियों को पकड़ लेते हैं। इसी पर श्रीलंका की बराबर आपत्ति आती रहती है कि भारत हमारे समुद्री क्षेत्र में भी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मछलियों को पकड़ रहा है। इस पर हमको आपत्ति है। ऐसा भारत सरकार के साथ बार बार आपत्ति दर्ज कराता रहता है श्रीलंका। लेकिन आप प्राचीन काल में जो मछलियां वगैरह ज्यादा पकड़ते थे, जब टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था, इन्हीं तटों पर आप ज्यादा मछली पकड़ने की अर्थव्यवस्था को संपादित करते थे। आज कहीं ना कहीं आप डीप फिशरीज भी करने के लिए सक्षम हैं। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। यहां पर हम लोग देखें तो हमारे मग्न तट की जो ये स्वरूप होता है, और यहां पर गाद, सिल्ट, ये सब चीजें ज्यादा पाई जाएंगी। इसी कारण से डागर बैंक, ग्रैंड बैंक, सब मछलियां यहां पर खाना खूब पाती हैं, इसलिए यहां पर खाने के लिए सब लोग आती हैं। उनका रसोई घर है ये। और फिर यहां से वो ढाल ढाल से मैदानों में विश्राम करने के लिए आती हैं। हमारे ढालों का जो कोड़ी झुकाव होता है वो ज्यादा तीक्ष्ण होता है, 5 अंश का होता है, लेकिन वहीं पर हमारे गहन सागरी मैदानों का कोड़ी झुकाव मात्र 1 अंश होता है। इस प्रकार से हल्का सा ऐसे झुका होता है, क्योंकि ये औसतन क्या होते हैं? समतल होते हैं। और लगभग 76% कह लिया जाए, 75%, 9% तक के आपके क्या पाए जाते हैं महासागरों में? गहन सागरी मैदान पाए जाते हैं। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है कि हमारे महासागरीय उच्चावच क्या है। हमारे महासागरीय उच्चावच के तहत हमारी 4 प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, और फिर हमारा ओशनिक प्लेन, और फिर हमारी ओशनिक ट्रेंच। ये 4 भागों में बांट करके इसका हम अध्ययन करते हैं, और बहुत क्लियरिटी के साथ इस विषय को सब विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। कौन संरचना हमारी कितना % तक की पाई जाती है, और ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हमारे समुद्रों में पर्वत भी बाहर आ जाते हैं, वो भी द्वीप बन जाते हैं। जो भी प्लेट टेक्टोनिक क्रिया आपकी भूषता पर होती है, वो सारे प्लेट विवर्तन की क्रिया आपकी पृथ्वी, आपके समुद्रों और महासागरों में होती है। भूकंप आपकी पृथ्वी पर आते हैं, तो भूकंप के छोटे भाई सुनामी आपके समुद्र में आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार आपकी पृथ्वी पर होता है, ज्वालामुखी उद्गार समुद्रों में भी कहीं ना कहीं होता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है जब हम सामुद्रिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से महासागरीय उच्चावच, महासागर का ऊंचा नीचा स्थान, इन सब के विषय में हम बहुआयामी अध्ययन कर रहे थे। लगातार क्लास से जुड़े रहें
और लाभान्वित होते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।